मरीजा के घर वालों ने भी मुझसे उनकी मदद करने की दरख्वास्त की, फाइट द केस, इस मामले में लड़ने के लिए। समथिंग नीड टू बी डन, कुछ किए जाने की जरूरत थी। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग द लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन। मैं अपनी मरीजा को हारी हुई जंग खुद से लड़ने की इजाजत के लिए नहीं छोड़ सकती थी। आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई कैरियर। मैंने अपने पेशे को खतरे में डालने का फैसला किया एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीजा की मदद की। आई रिक्वेस्टेड द सिविल डॉक्टर्स टू अलाउ मी टू अटेंड टू दिस जंग हेल्पलेस पेशेंट। मैंने बड़े डॉक्टरों से दरख्वास्त की कि मुझे इस नौजवान मायूसकुन मरीजा की मदद की देखभाल करने की इजाज़त दी जाए। Somehow, किसी भी तरह से I was able to make the patient stay in the ICU। मैं मरीजा को इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में ठहराने के काबिल हो गई। Now concentrate on the tense tenses here, past perfect tense। past perfect tense मतलब गुजरे हुए ज़माने में जब कोई काम मुकम्मल हो रहा हो तो हम कहते हैं कि वो past perfect tense से बिलोंग करता है। उर्दू जुमले में इसकी पहचान उर्दू जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है, या काम करने के बारे के बाद दुपड़ी ने और आखिर में था, थी, थे वगैरह आता है। ये चीज़ इसमें डबल पहचान इसीलिए है कि या तो चुका था, चुकी थी, चुके थे के साथ पहचान क्लियर होती है, या फिर काम करने वाले के बाद दुपड़ी ने होता है और उर्दू जुमले में आखिर में था, थी, थे होता है। इन जुमलों में 80% केसेस ऐसे होते हैं कि टू क्लासेस होती हैं, जिनमें एक क्लास में हमेशा सिंपल पास्ट टेंस होता है और मेन क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है। जैसे और 20% केसेस होते हैं जो सिंगल क्लास पर ही मुश्किल होते हैं। जैसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखी गई है। पहली है, लड़कियाँ पहले ही गीत गा चुकी थी। इसमें एक ही क्लास है और सेंटेंस की पहचान चुकी थी पर एंड हो रही है। सेकंड सेंटेंस में मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। इसमें दो क्लासेस हैं, मेरा बेटा स्कूल जा चुका था, ये मुकम्मल सेंटेंस है, इसलिए इसे मुकम्मल क्लास, इसको मेन क्लास कहेंगे। और इसी के पास परफेक्ट टेंस चुका था की पहचान आपको नजर आ रही है। दूसरे सेंटेंस में मेरे घर आने से पहले आना वर्ब है जो सिंपल पास्ट टेंस को शो करता है। यानी इन सेंटेंस में दो काम हुए हैं, एक मेरे घर आने से पहले आना, दूसरा मेरा बेटा स्कूल जा चुका था, जाना। तो यूं इसमें दो क्लासेस मौजूद हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में हमारे पास सब्जेक्ट यानी काम करने वाला प्लस हेड, हेड कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को, प्लस कौन सा थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस पर काम असर कर रहा हो। ये हमारे पास आज के अफर्मेटिव एक्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब हम फर्स्ट सेंटेंस को सॉल्व करते हैं तो काम करेंगे लड़कियां, सबसे पहले है द गर्ल्स, हैड, पहले की इंग्लिश है हमारे पास एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं जिनको हम जहां पर भी सूटेबल अवार्ड करते हैं। द गर्ल्स हैड ऑलरेडी सन द सॉन्ग्स। देन मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। अब इसमें मेन क्लास है, मेरा बेटा स्कूल जा चुका था, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। माय सन हैड गॉन टू स्कूल। अब हमारे पास यहाँ पर पहले को मैंने अंडरलाइन नहीं किया, यहाँ पर मैंने बिफोर अंडरलाइन किया है। पहले यानी बिफोर कंजंक्शन वर्ड है जो इन दो क्लास को आपस में जोड़ता है। माय सन हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम होम। जैसे मैंने कहा कि एक क्लास में सिंपल पास्ट टेंस होता है, आई केम सेकंड फॉर्म यूज की हमने। अब इसी तरफ मेन क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस है, माय सन हैड गॉन, हमने पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हैड प्लस होगी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। इसी के अकॉर्डिंग आपने पेज नंबर 100 पर डाउनलोड पे एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करनी है और प्लस इंटर प्रैक्टिस करके उसकी लर्निंग करनी है। हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम सर जिया, मैथ टीचर ऑफ क्लास 9। रिव्यू एक्सरसाइज 1 हम डिस्कस कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको डेफिनेशंस करा दी गई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप खुद करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया हुआ है, सेम है, इस वजह से वो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज में हमने सारे कंसेप्ट पहले जो है वो पढ़े हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका थर्ड पार्ट मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड में इफ ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड -3 into a plus 2b, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
-3, उसके बाद A मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की है +2 वैसे आ गया, B मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की है। अब ये -3 जो है वो होल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो काम हो रहा है वो करेंगे। ये एज इट इज वैसे ही आ गया मैट्रिक्स, 2 मल्टीप्लाई किया है 2 5 टाइम 2 -4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -8, 2 2 टाइम -4 और 2 -1 टाइम -2। अब सिंपल आपने इसको ऐड करना है, साइन का ख्याल रखना है। 2 + 10 में ऐड होगा, 3 -8 में और 1 -4 में, 0 -2 में। 10 to 12, 3 -8 -5, ये -3 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद में -3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, -3 12 टाइम -36। इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लाई में हर इंट्री से जो है वो -3 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया और ये आंसर आ गया। सेम सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है, 2/3। ऐसे सेम क्वेश्चन आपने नीचे एक्सरसाइज में किए हुए हैं। 2a - 3b इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने मैट्रिक्स पुट किया है, a बाकी सेम है एज इट इज आ रहा है, यहाँ b मैट्रिक्स पुट किया है। अब पहले स्केलर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये मैंने सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस अभी बाहर ही है। 3 5 टाइम 15, 3 -4 जब मल्टीप्लाई होगा तो -12 आएगा। 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा -6, 3 -3 से मल्टीप्लाई होगा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3। अगर आप माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन फिर प्लस का रह जाएगा, ये ख्याल करना है। मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कर रहा, 3 को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई कर रहा। यहाँ अक्सर स्टूडेंट जो है ये मिस्टेक करते हैं, इससे आपने बचना है। तो जस्ट आप ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया है मैट्रिक्स में, हर जो है वो एलिमेंट को माइनस हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में से और सेकंड कॉलम में से। 4 - 15 साइन का ख्याल करते हुए, 6 ये वाली माइनस और ये -12। इस तरह 2 -6 0 -3 इनको प्लस माइनस किया है, -11 18 8 3। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिलेशन करने के बाद ये हमारा आंसर -22/3 12 16/3 और 2 ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, इससे पहले इस किस्म का क्वेश्चन आपने नहीं किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है +x = दिस मैट्रिक्स। सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ ये मैट्रिक्स ऐड हो रहा है। जैसे सेम हम कोई भी इंट्रीज इक्वल के राइट पे लेकर जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का साइन चेंज हो गया, इधर प्लस था, इस मैट्रिक्स में से ये आके माइनस हो गया। अब जस्ट माइनस की है, 4 - 2 4 - 2 -2 -1 -1 -3 और -2 -3। 4 में से 2 गए, ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस के 4, ये माइनस और ये माइनस, प्लस का 3 +3 -2 आंसर मार। x की वैल्यू फाइंड होगी है। ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें जो है वो आप बाकी क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो खुद करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट फिजिक्स, और आज हमने करनी है एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.4। क्या क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का लॉ हमें उसको बताना है, तो ये हमने पढ़ा था पेज नंबर 60 पे। व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया।
page number 60. Newton's first law of motion deals with the inertial property of matter. Therefore, Newton's first law of motion is also known as law of inertia, which is stated that a body continue its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no dead force act on it. ये हमारे पास important short question है. What is the law of inertia? जिसका आंसर हमारे पास है पेज नंबर 60 पे. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5. Why is it dangerous to travel on the roof of a bus? इसी तरह 3.6 है Why does a passenger move outward when a bus takes a turn? तो हमारे पास ये तीनों क्वेश्चन 3.4, 5 और 6 तीनों ये जो क्वेश्चन है ये रिलेट कर रहे हैं इनर्शिया के साथ. तो इनका आंसर भी पेज नंबर 60 पे 3.4, 5 एंड 6 का. तो ये यहाँ से आपने देख लेना है. उसके बाद आते हैं हमारे पास क्वेश्चन है 3.7. How can you relate a force with the change of momentum of a body? कि फोर्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी के साथ क्या उसका रिलेशन है, क्या ताल्लुक है. तो जो हमने टॉपिक पढ़ा था द फोर्स एंड द मोमेंटम, द फोर्स एंड द मोमेंटम, इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 67 पे, पेज नंबर 67 पे, जिसका आपने ये रिलेशन भी प्रूव किया था F is equal to PF minus PI over T, जिसको हमने कहा था the rate of change of momentum of a body is equal to force. तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3.7 how can you relate a force with the change of momentum of a body, इसका आंसर पेज नंबर 67 पे. उसके बाद क्वेश्चन है 3.8 what will be the tension in a rope that is pulled from its end by two opposite forces 100 Newton each. जैसे आपको पता है कि दोनों के पास जो फोर्स है वो 100 न्यूटन, लेकिन है क्या अपोजिट. तो अपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा 0. तो इसका आंसर क्या होगा 0. इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है 3.9 एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट देन हाउ डज अ बॉडी मूव. कहते हैं अगर एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल है और उनकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो, जैसे अभी आपने पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा है, तो वो तो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. तो फिर बॉडी क्या कैसे मूव कर सकती है जब एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो फिर कैसे कोई बॉडी मूव कर सकती है. तो इसके आंसर में आप ये राइट करेंगे कि जब एक्शन एंड रिएक्शन तो डिफरेंट बॉडी पे अप्लाई हो रहा होता है इसलिए बॉडी मूव करती है. अगर एक ही बॉडी पे हो रहा होगा तो उसके लिए तो नहीं मूव करेगी, लेकिन क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडीज पे होता है तो इसलिए बॉडी मूव कर सकती है. इसी तरह हमारे पास a horse pulls the cart if the action and reaction are equal and opposite, then how does that cart move? Question 3.10 3.10 का आंसर a horse apply action on the road by his feet. ये जो horse है ये अप्लाई करता है एक्शन on the road by his feet. The reaction is given by the road on the horse due to which horse move. The cart which is tied with the horse will also move. तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर है 3.10. इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है 3.11 व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. इसका आंसर है पेज नंबर व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका पेज आंसर है पेज नंबर 69 पे. इसी तरह लास्ट क्वेश्चन 3.12 व्हाई इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अहमियत क्या है या इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसकी अहमियत क्या है. तो ये जहाँ पे इसका रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके साथ ही पेज नंबर 71 पे. एक तो ये है कि ये बड़ी चीजों के लिए भी और छोटे जो पार्टिकल है या एटम कह ले या इनके ऊपर भी अप्लाई होता है. सबसे बड़ी ये है. इसी तरह रॉकेट और जो जेट इंजन है पेज नंबर 71 पे ये जो एग्जांपल है 3.7 इससे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये इस क्वेश्चन का आंसर है. तो इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. अल्लाह. अस्सलाम वालेकुम क्लास. My name is Muzammil Iqbal and I am your chemistry teacher, grade 9.
सबसे पहले हम इसकी डायरी डिस्कस करते हैं कि डायरी है हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं जो कि 1 से लेकर 5 तक है। हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे और जो रिपीटेड एक ही तरीके से न्यूमेरिकल्स होते होंगे वो आपके होमवर्क के लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले है हमने यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। कि यूनिट्स को हमने कन्वर्ट करना है, कहता है 850 mmHg को ATM में हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे हमें पहले पता है कि 760 mmHg किसके बराबर है, 1 ATM के, ठीक है जी। तो 1 mmHg किसके बराबर होगा, हम इसको 1 ATM के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके साथ डिवाइड कर देंगे। अच्छा, डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1 mmHg की जो है वो कीमत आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमें वैल्यू क्या दी गई है, 850, तो हम 850 के साथ इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इधर भी 850 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी हमने क्या करना है, 850 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें 850 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 760 ATM, और जो हमारे पास आंसर आएगा 1.11842 ATM। तो ये हमारे पास कितना, 850 850 mmHg किस ATM में किसके बराबर है, 1.11842 ATM। बात समझ आ गई। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास 20500 पास्कल को हमने किस में कन्वर्ट करना है, ATM में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 ATM पास्कल के कितने बराबर है, 10125 पास्कल बराबर है 1 ATM, ठीक है जी। तो 1 पास्कल किसके बराबर होगा, तो हम ये देखें, ये 1 का 1 ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ATM के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये डिवाइड होगा तो हमारे पास 1 पास्कल की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो हमें डिसाइड कितना है, ये वाली वैल्यू है, तो इस वाली वैल्यू को दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए इधर 20500 पास्कल, इधर भी हमने 20500 को मल्टीप्लाई कर दिया है, इसके साथ डिवाइड कर दिया, जो हमारे पास आंसर आया है वो है 2.023 ATM। तो ये पास्कल किस में कन्वर्ट हो गया है, ATM। बात समझ आ गई। उसके बाद है C 560 टॉल को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर Hg में, cmHg में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 760 टॉल सेंटीमीटर में किसके बराबर होता है। तो 760 टॉल जो है वो 76 सेंटीमीटर Hg के बराबर होता है। अब 760 टॉल तो इसके बराबर है, लेकिन 1 टॉल किसके बराबर है, तो ये वाला 760 टॉल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 टॉल की। तो हमें डिजाइन हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, 560। इस 560 को दोनों तरफ जो है हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी 560 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, इधर भी हमने 560 को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो बना है 56 cmHg, कि हमारे पास 560 टॉल जो है वो 56 cmHg के बराबर है, ठीक है जी। इसका आखिरी क्वेश्चन है सवाल का पहले का, 1.2 ATM को हमने किस में कन्वर्ट करना है, पास्कल में, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 ATM कितने पास्कल के बराबर है। तो 1 ATM है 101.325 के पास्कल के बराबर है। तो ठीक है जी। अब हमें चाहिए होता था कि हम क्या करते थे, हमें मिसाल के तौर पर 25 ATM इसके बराबर है, जब कोई भी कीमत दे देते थे तो हम उसका मालूम करना पड़ता था कि ये 1 वाली वैल्यू किसके बराबर है। लेकिन यहाँ तो उन्होंने 1 ATM की हमें कीमत दे दी है, वैल्यू तो वैल्यू हमें जैसे मालूम हो गई है, तो हमें इसकी जो ऊपर वैल्यू ऊपर दी गई है कि जिसके बराबर हमें फाइंड करना है, उसकी तरफ दोनों को उस तरफ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 1.25 ATM को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 1.25 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 1.25 ATM बराबर आ जाएगा 126656.25 पास्कल के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि यूनिट जो हमने कन्वर्ट करने हैं, ये वाला पोर्शन जो है अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाता है, तो इसको आपने अच्छी तरह से करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, दूसरा जो है हमारे पास कन्वर्ट फॉर्मिंग, हमने किस चीज़ को कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो पहला कहता है 750 सेल्सियस को हमने केल्विन में तब्दील करना है।
ठीक है जी। तो जैसे हम क्या करते हैं कि अगर टेम्परेचर हमें किसमें दिया गया होता है, सेल्सियस में दिया गया होता है, तो दी हुई कीमत के साथ हम क्या करते हैं 273 को प्लस कर देते हैं। ये केल्विन स्केल में पढ़ा था हमने, ठीक है जी। तो हमें किस में चाहिए, के में चाहिए, तो हम दी गई पहली वैल्यू में 273 को पुट कर देंगे, हमारे पास के में टेम्परेचर आ जाएगा 123, ठीक है जी। इसको मैंने आगे करके लिख दिया 1023 केल्विन में हमने जो है कन्वर्ट कर दिया। दूसरा हमें किसको कन्वर्ट करना है, दूसरा भी इसका ऐसे का वैसे ही 150 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही हम 150 में क्या कर देंगे 273 जो है इसमें प्लस कर देंगे। तीसरा हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है कि 100 केल्विन को हमें सी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो जैसे हम सी का फाइंड करते हैं तो दी की वैल्यू में से माइनस कर देते हैं 273 को। इधर देखें हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है 100, इसमें से हमें जाना है किसमें मालूम करना है, सेल्स में मालूम करना है। तो दी हुई कीमत में हम क्या कर देंगे 273 को माइनस कर देंगे। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास सेल्सियस में इसका आंसर आ जाएगा -7173 सेल्सियस का जो है आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है जो कि सेम टू सेम वैसे ही है। इधर हमने क्या किया था 100 से माइनस किया था, इधर 172 में से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, बाकी सेम टू सेम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैंने बाद में करवाया है, पहले आप 4 करें, उसकी जो है डाटा जो है मैं पढ़ के सुना देता हूं जी। A gas occupies a volume 800 सेंटीमीटर, एक गैस है जिसका वॉल्यूम V1 कितना हमारे पास 800 सेंटीमीटर, उसका 1 atm, उसका P1 कितना है 1 atm, ठीक है जी। When it is allowed to expand, मतलब जब ये फैलेगी up to 1200 सेंटीमीटर, इसका V2 कितना हो गया 1200 सेंटीमीटर। What will be pressure in mmHg, तो उसका P2 कितना होगा mmHg, ठीक है जी। हमने क्योंकि हमें प्रेशर किस में चाहिए mmHg में चाहिए, तो जो P1 है उसको भी पहले हम क्या कर देंगे mmHg में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें पता है कि 1 atm जो है वो 760 mmHg के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे वैल्यूज को पुट करेंगे बॉयज लॉ की मदद से, P1 V1 P2 V2। अब इसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें P2 हमने फाइंड करना है, P2 इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा P2 P1 V1 ओवर V2। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, P1 की वैल्यू हमारे पास 760 मल्टीप्लाई बाय 800 ओवर 1200। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P2 आ जाएगा 506.66 mmHg। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें फाइनल प्रेशर चाहिए था इसमें mmHg में। तो ये हमारे पास कॉमन हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इज desired to increase the volume of a fixed amount of gas from 87 to 87.5 to 1118 सेंटीमीटर। ये वो बता रहा है कि इसका V1 हमारे पास क्या है 87.5 सेंटीमीटर से लेकर फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना है 1118 सेंटीमीटर। While holding the pressure is constant, pressure में इसका constant रख दिया जाए, what would be the final temperature, कि हमारा final temperature क्या होगा। अगर कहता है the initial temperature is 23 सेल्सियस, जबकि हमारा इनिशियल टेम्परेचर क्या है 23 सेल्सियस। तो क्योंकि हमें सेल्सियस में दिया गया है तो हमें इसी को जैसे मैंने चल रहा है कि इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए दी हुई कीमत के साथ हम क्या करते हैं 273 ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 296 केल्विन। ये हमारे पास T1 भी जो हमें मालूम हो गया, टेम्परेचर हमने केल्विन में ले लिया। अच्छा जी, उसके बाद हम इक्वेशन को लेते हैं जो हमारे पास है V1 ओवर T1 V2 ओवर T2, जो कि हमने क्या करना है फाइनल टेम्परेचर T2 को फाइंड करना है। तो ये देखें T2 को हमने दोबारा इसको रीअरेंज करते हैं, T2 इज इक्वल टू V2 T1 ओवर V1। वैल्यूज पुट करते हैं, V2 की है 118, T1 की है 296 ओवर V1 की है 8.87.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 399.177 के। तो हमें फाइनल टेम्परेचर जो उसने पूछा था वो हमारा फाइंड हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, उसको पढ़ते हैं। अ गैस एट प्रेशर 912 mmHg, एक गैस है जिसका प्रेशर है 912 mmHg।
उसका वॉल्यूम हैज वॉल्यूम 450 सेंटीमीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम है 45 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, इसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा प्रेस एट 0.4 atm, 0.4 atm में इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि इसने फाइनल प्रेशर जो है वो किसमें दे दिया है, एटीएम में दे दिया है, तो इसका हम इनिशियल प्रेशर जो है उसको भी हम क्या कर देंगे, एटीएम में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे देखें 9.2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 760, क्योंकि 1 इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1.2 atm। तो हमारे पास P1 की वैल्यू भी आ गई। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन को मदद से हल करेंगे। P1 V1 P2 V2, जो कि हमने मालूम क्या करना है V2 को हम क्या कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे। आ जाएगा हमारे पास V2 P1 V1 ओवर P2। वैल्यूज को पुट करेंगे। P1 के हमारे पास है 1.2, उसके बाद V1 के हमारे पास 450, जबकि P2 के हमारे पास है 0.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1350 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा। बच्चे इसमें कोई मुश्किल नहीं है, स्टेटमेंट अगर आसानी से और हमें फार्मूलाज आते इतने ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आते होंगे तो ये बिल्कुल आसान है। ठीक है जी, इसको हल करना है आपने, उसके बाद अपनी नोटबुक पे इसको होमवर्क के तौर पे भी लिखना है, चेक की जाए। ठीक है जी, अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum dear student, how are you all? I am Adil Masood, your biology teacher. Today we are going to discuss the differentiate between mitosis and meiosis. Our diary today is the differentiate between mitosis and meiosis. As you know that meiosis 2 is just like similar to mitosis. That why there is no comparison between mitosis and meiosis 2. So we will only here discuss about the differentiate between mitosis and meiosis 1. ठीक है, यहाँ पे हम जो सिर्फ डिफरेंस देखेंगे बिटवीन जो है वो माइटोसिस के दौरान और मियोसिस 1 के दौरान देखेंगे, क्योंकि मियोसिस जो 2 है वो बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस की तरह, पर इन दोनों का कंपैरिजन नहीं बनेगा। ठीक है, कंपैरिजन के लिए हमने देखनी कौन कौन सी चीजें जो है एक दूसरे से डिफरेंट हो रही, कौन से इवेंट्स हैं जो इनमें डिफरेंट हो रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन की टाइप। जैसा कि पहले पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि रिप्रोडक्शन की टाइप कौन सी है। यहाँ पे माइटोसिस जो है सबसे पहले हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। ठीक है, माइटोसिस जो है वो आई नो दैट इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि मियोसिस जो है वो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मियोसिस में होती है, जिसके नतीजे में हमारे पास गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स के बाद जो हमारे पास वो उसकी फ्यूजन होती है, तो ये वाला प्रोसेस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि माइटोसिस किन ऑर्गेनिज्म में होती है और मियोसिस जो है किन ऑर्गेनिज्म में होती है। माइटोसिस जो है वो होती है सारे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, माइटोसिस जो है होती है ऑल ऑर्गेनिज्म, माइटोसिस का जो प्रोसेस है। लेकिन जो मियोसिस है वो सब में नहीं होता, एनिमल में, प्लांट में और सब हमारे पास फंजाई है जो कि मियोसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट अगर हम देखें इनका मेन डिफरेंस यहाँ पे कि प्रोफेज में इसी तरह से माइटोसिस की प्रोफेज स्टेज को देखते हैं, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और एट द एंड हमारे पास डॉटर सेल बनते हैं। देखते हैं यहाँ पे कौन से डिफरेंस आ रहे हैं। प्रोफेज में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट फॉर्म पेयर। ठीक है, यहाँ पे माइटोसिस में हमने देखा था प्रोफेज में कोई पेयरिंग नहीं हो रही होमोलोगस क्रोमोसोम की, ना क्रॉसिंग का प्रोसेस होगा, गैमेटा फॉर्मेशन भी नहीं होगी। ठीक है, साइलेंसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा। जब होमोलोगस क्रोमोसोम जब पेयर ही नहीं बनाएंगे तो फिर ये वाले प्रोसेस भी नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, तो इसीलिए जो हमारे पास माइटोसिस में फिर वेरिएशन भी नहीं आती। तो इसी तरह से माइटोसिस में यही उसी के नतीजे में वैसे ही सेल प्रोड्यूस होते हैं जिस तरह से पेरेंट होते हैं। लेकिन अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे मियोसिस में, मियोसिस जो है वो इसमें एनाफेज में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो पेयरिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके में क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस भी होगा। किसके दरमियान क्रॉसिंग ओवर होगी, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जो होगी हमारे पास वो होमोलोगस क्रोमोसोम के दौरान होगी। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें मेटाफेज, मेटाफेज जो है वो माइटोसिस में अगर देखें इसमें सिंगल क्रोमोसोम अलाइन टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट। ठीक है जी, मेटाफेज प्लेट जो दोनों में बन रही है, मियोसिस में भी मेटाफेज प्लेट बनती है और जबकि माइटोसिस में भी मेटाफेज प्लेट बनती है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, माइटोसिस में
में सिंगल क्रोमोसोम अलाइन टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट। तो सिंगल क्रोमोसोम जो है हमारे पास वो मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। किस तरह से सिंगल क्रोमोसोम, ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है ये सिर्फ सिंगल है, ठीक है। ये अलाइन होगा सेल के सेंटर में। आपको पता है मेटाफेज किस तरह से प्लेट बनती है, इक्वेटर ऑफ सेल पे आके जो क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेटाफेज प्लेट का। यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम अलाइन होंगे माइटोसिस में। लेकिन अगर मियोसिस की बात करें तो यहाँ पे होमोलोगस पेयर्स अलाइन होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास मेटाफेज प्लेट का जो प्रोसेस होता है। होमोलोगस पेयर क्योंकि हम मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से होमोलोगस पेयर होंगे यहाँ पे वो अलाइन होंगे और मेटाफेज प्लेट का प्रोसेस बनेगा। दोनों जो हमारे पास है होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर अलाइन होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें एनाफेज। एनाफेज में आप नो दैट जो हमारे पास है क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होते हैं, ठीक है जी, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं एनाफेज में। तो देखें उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। माइटोसिस में इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स, ठीक है, इंडिविजुअल क्रोमैटिड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल क्रोमैटिड पुल टुवर्ड पोल, इंडिविजुअल जो क्रोमैटिड है वो पोल की तरफ, दोनों जो पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। इंडिविजुअल क्रोमोसोम ये जैसा कि अगर मैं यहाँ पे आपको ये, ठीक है, इनके ऊपर एक इंडिविजुअल क्रोमैटिड बना के देता हूँ ऐसे, तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही होगा कि हमारे पास सिर्फ इंडिविजुअल जो है वो क्रोमैटिड जो है वो मूव करेंगे, ठीक है। सारा क्रोमोसोम जब कंप्लीट है सिंगल क्रोमोसोम नहीं मूव करेगा। सिंगल क्रोमोसोम तो यहाँ पे था मेटाफेज में, अब उनके सिंगल क्रोमोसोम की सेपरेशन होनी है तो इंडिविजुअल क्रोमैटिड एक क्रोमैटिड इधर चला जाएगा, एक दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा और इनकी यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगी। लेकिन मियोसिस 1 जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसमें इंडिविजुअल क्रोमोसोम पुल टुवर्ड पोल, इंडिविजुअल जो क्रोमोसोम है में पूरा क्रोमोसोम जो है वो पोल की तरफ जाएगा, ठीक है जी। क्रोमोसोम जो है वो पोल की तरफ मूव करेंगे यहाँ पे इंडिविजुअल क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, क्रोमैटिड सिंगल क्रोमैटिड मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल क्रोमोसोम मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल की तरफ। और एट द एंड हमारे पास जो है वो डॉटर सेल जो बनते हैं माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी। डॉटर सेल जो बन रहे हैं हमारे पास माइटोसिस में, डॉटर जो न्यूक्लियस है उनमें हमारे पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यही हमने पढ़ा है ना कि जो माइटोसिस के नतीजे में बनने वाले डॉटर सेल होंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन रहते हैं। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्योंकि माइटोसिस में डिप्लॉयड होते हैं, एट द एंड जो डॉटर सेल बनेगा वो डिप्लॉयड होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो उसमें डिप्लॉयड होंगे 46 होंगे। और सिंगल जो है वो हमारे पास क्रोमैटिड डॉटर सेल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। सिंगल जो है वो क्रोमैटिड यहाँ पे मौजूद होगा न्यूक्लियाई के अंदर, एक न्यूक्लियाई के अंदर। लेकिन अगर मियोसिस की बात करें तो यहाँ पे जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो हमारे पास हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं उसके अंदर, ठीक है जी, हैप्लॉइड क्रोमोसोम। यानी उसमें जो क्रोमोसोम की तादाद है वो हाफ हो जाएगी, पेयर्स की फॉर्म में नहीं होंगे। और यहाँ पे 2 क्रोमैटिड जो है वो मूव करते हैं हमारे पास एक डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है जी। ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने देखा है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। और मियोसिस में भी हमने मियोसिस 1 का सिर्फ डिफरेंस देखा, मियोसिस 2 नहीं हमने की, क्योंकि meiosis 2 is just like similar to mitosis. That's why we have just discussed about mitosis and meiosis 1. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। जमात नाम के उर्दू लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का जो मौजू है वो सबक इम्तिहान और साथ ग्रामर का पोर्शन जो है उसमें खत शामिल है। चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 की तरफ। तो सवाल हमारे पास जो है वो ये है कि सबक इम्तिहान का खुलासा जो है उसको मुकम्मल तहरीर करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में आपको इसी खुलासे के मुतालिक जो है हिदायत दी गई कि किस तरीके से तहरीर करना है। तो आज उसमें मज़ीद इजाफा करते हुए आपको कुछ मज़ीद हिदायत जो है वो बताई जा रही हैं, जिनको आप खुलासा लिखते हुए मद्देनजर रखें। उसमें हमारे पास सबसे पहली हिदायत ये है कि जो सबक की तरतीब है आपने उसका ख्याल रखना है। यानी सबक का जो इब्तदाई हिस्सा है सबक पढ़ने के दौरान उसका जो दरमियान है और उसका जो इख्तिताम है उसी तरीके से ही उसी कहानी के ऊपर उसी मजमून को मवाद को ज़हन में रखते हुए आपने अपना खुलासा जो है वो तहरीर करना। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं।
ये पॉइंट जो है ये निहायत ही अहम है और खुलासा लिखते हुए निहायत ही अहम पॉइंट जो है इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो खुलासा जो है वो 1/3 सबक का होना चाहिए, यानी सबक अगर 3 हिस्से हैं तो खुलासा जो है वो 1 हिस्सा होना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट हमारे पास है कि खुलासा जब भी आप लिखें तो खुलासा जो है वो आपका मुसलसल और मरबूत हो। ऐसा ना हो कि बीच में से जो आपने गुफ्तगू है या बातें हैं या सबक की कहानी है उसको मिस कर दिया गया हो। तो सबक की तरतीब को ध्यान में रखते हुए खुलासा जो है वो मुसलसल मवाद पर मुश्तमिल होना चाहिए। अब हमारे पास इसका चौथा पॉइंट ये खुलासा जो है वो बयानिया अंदाज में होना चाहिए। जैसे दो अशखास आपस में गुफ्तगू करते हैं तो खुलासे को भी इसी अंदाज में ध्यान में रख के आपको तहरीर करना चाहिए। और पांचवा पॉइंट जो हमारा आखिरी पॉइंट है उसमें यह है कि जब भी आप खुलासा जो है वो तहरीर करें तो आप अपनी राय अपनी तनकीद देने से गुरेज करें। आप सिर्फ कहानी को मद्देनजर रखें, जो सबक में मवाद जो है बताया गया है सिर्फ उसी को तहरीर करें, अपनी राय जो है वो खुलासे में शामिल नहीं करेंगे। उम्मीद है इन हिदायत को ध्यान में रखते हुए आप खुलासे को अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर। हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि दोस्त के नाम खत लिखें जिसमें शादी के मौके पर बेजा असराफ की मजम्मत की गई हो, यानी शादी के मौके के ऊपर जो है जो लोग फजूल खर्ची करते हैं और पैसे का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हमने दोस्त को खत लिखना है। तो खत लिखने के लिए हमारे पास जो तरतीब है उसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। इंतहाई दाएं तरफ से आप अपना खत स्टार्ट करेंगे न्यू पेज से। इम्तिहानी मरकज जो है ये आप सबसे ऊपर तहरीर करेंगे। यहाँ पे खत का पता होता है तो पता हमने अपना जो असल पता है वो नहीं लिखना होता। इम्तिहानी मरकज जो है वो लफ्ज तहरीर करेंगे। उसके बाद आप तारीख जो है वो तहरीर करेंगे। तारीख का जो तरीकेकार है वो आपके सामने है कि सबसे पहले आप जो दिन है वो उसकी डेट डालेंगे, फिर आप खत्मा डालेंगे, फिर जो माह है वो डालेंगे और फिर जो आपका सने ईस्वी चल रहा है उसको तहरीर करेंगे। जो आपका इब्तदाई कलमात हैं वो इस तरीके से होंगे। प्यारे दोस्त, ये जो निशान आपको नजर आ रहा है इसको नदाइया, फजाइया या इस्तजाबिया निशान जो है कहते हैं। ये आप डालेंगे, फिर अस्सलामु अलैकुम लिख के आप खत्मा डालेंगे। अस्सलामु अलैकुम लिखते हुए आपने ध्यान रखना है कि दरमियान में वाव जो है वो नहीं होनी चाहिए, अमूमन बच्चे डाल देते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम जो है वो आपने लिखने के बाद जो दरमियान का मवाद है वो आप अपना जो खत नंबर 9 पेज नंबर 66 है हमारे पास, वहां से आप अपना मवाद याद करके यहाँ पे तहरीर करेंगे और फिर ये आपके इख्तितामी कलमात आ जाएंगे। बस सलाम आपका दोस्त। और यहाँ पे अपना नेम आपने जो है वो नहीं लिखना, नेम की बजाय हमजा, खत्मा, छोटी ए, खत्मा, बड़ी ए या आप अलिफ बे जिम भी लिख सकते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है ये हमारा 2 हिस्सों में मुश्तमिल था, जिसमें एक सवाल हमारा खुलासा था सबक नंबर 9 का और दूसरा ग्रामर के हिस्से से हमारा जो सवाल था वो खत नंबर 9 पे मुश्तमिल था। उम्मीद है आप इन दोनों सवालों को घर में अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और अच्छे तरीके से इसको लिख के भी खुद चेक करके देखेंगे कि आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाए। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद एहसान। आज हम जमात नौम के रकू नंबर 6 के मुख्तसर सवालात पढ़ेंगे और रकू नंबर 7 की आयत नंबर 53 से 55 तक ये आयतें हम रकू नंबर 7 की पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता आयात में फ़िरऔनियों और उनसे पहले लोगों का जिक्र करके अल्लाह को इबरत दिलाना मकसूद था कि लोग इससे इबरत हासिल करें, उनका जिक्र किया। अब इन आयात में बयान किया जा रहा है कि जिस तरह उन लोगों ने खुदा और उसके रसूल की बगावत की, उनकी नाफरमानी की, फ़िरऔनियों ने और उनसे पहले लोगों ने कौम आद और कौम समूद ने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह की बगावत की, तो अल्लाह ने उनसे अपनी नेमतें छीन ली थीं। इसी तरह अल्लाह जल्ल जलालुहू ये फरमा रहे हैं कि अगर ये कुफ़ार जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हैं
इन्होंने भी अगर ये भी ऐसे बगावत में रहेंगे, ऐसे नाफरमानी में रहेंगे, बाज नहीं आएंगे, अल्लाह के रसूल और मुसलमानों के साथ इख्तिलाफ रखेंगे और ईमान नहीं लाएंगे, तो इनसे भी नेमतें छीन लेंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहु इस आयत नंबर 53 में ये इरशाद फरमा रहे हैं कि हर इंसान जिसको अल्लाह कोई नेमतें अता करते हैं, जब तक वो अल्लाह की नाफरमानी करके, गुनाह करके वो नेमतें खुद ख़त्म ना करे, अल्लाह जल्ल जलालुहु किसी से अपनी नेमतें नहीं छीनते। देखते हैं इस आयत में, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौम। ये इसलिए कि जो नेमत खुदा किसी कौम को दिया करता है, जब तक वो खुद अपने दिलों की हालत न बदल डालें, खुदा नहीं बदला करता। हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम, जब तक वो अपने दिलों की हालत न बदल डालें, अल्लाह जल्ल जलालुहु उनसे अपनी नेमतें वापस नहीं लिया करते। अल्लाह तो इंसान को नेमतें अता फरमाते हैं, लेकिन वो इंसान आगे गुनाह करके अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जिसकी वजह से उनसे उनकी नेमतें छीन ली जाती हैं। व अन्नल्लाह समीउन अलीम, और बेशक अल्लाह जल्ल जलालुहु सब कुछ सुनने वाले और जानने वाले हैं। इससे अगली आयत में इस आयत को अल्लाह ने मुकर्रर जिक्र किया है, यानी दोबारा जिक्र किया है। पिछले सबक में आपने पढ़ा था कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने वो जो फिरौनियों के साथ जो हाल किया और उनसे पहले लोगों कौम आद और कौम समूद के साथ किया कि उन्होंने अपने पैगम्बरों की तकज़ीब की, अपने पैगम्बरों को झुठलाया, उनका इनकार किया, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उनसे अपनी नेमतें भी छीनी और उन्हें गर्क किया, फिरौनियों को और बाकियों को हलाक कर दिया। अल्लाह ने इस दुनिया में अज़ाब दिया। इस आयत में भी अल्लाह जल्ल जलालुहु उसी बात को दोबारा दोहरा रहे हैं। ये ताकीद है इस बात की, अल्लाह ताकीद कर रहे हैं इन कुफ़ार को, मुशरिकीन को, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ मुसलमानों के मुखालिफ थे, कि अगर आप लोग भी इससे बाज ना आए, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी से बाज ना आए, तो तुम्हें भी ऐसे हलाक कर दिया जाएगा, तुम्हें भी फिर ऐसी सज़ाएं दी जाएंगी जो कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उनको फिर ये सज़ाएं दी ग़ज़वात की सूरत में। जिस तरह ग़ज़वाए बदर के अंदर अल्लाह ने उन कुफ़ार को ये सज़ा दी कि 313 के हाथों से 1000 के लश्कर को शिकस्त दे दी, तो ये उनके लिए किसी अजाब से कम नहीं था। ये उसी आयत को बयान किया जा रहा है, कदाबि आलि फ़िरऔन, जैसा हाल फिरौनियों का हुआ, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और उनसे पहले लोगों का हुआ, कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम, उन्होंने अपने परवरदिगार की आयत को झुठलाया, फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया उनके गुनाहों की वजह से, उनकी नाफरमानी की वजह से। व अग़रक़ना आला फ़िरऔन, और आले फ़िरऔन को अल्लाह ने ग़र्क़ कर दिया पानी में। व कुल्लुन कानू ज़ालिमीन, और वो सारे के सारे जालिम थे, जुल्म करने वाले थे। उनके अपने गुनाहों का नतीजा था कि अल्लाह ने उनको अज़ाब दिया। अगर ये लोग भी बाज ना आए तो इन्हें भी ऐसे ही सज़ा दी जाएगी। अगली आयत है आयत 55, इन्न शर्रद दवाब इंदल्लाहि लज़ीना कफ़रू फ़हुम ला युमिनून। यहाँ अल्लाह ये इरशाद फरमा रहे हैं कि तमाम जानदारों में से, जितने भी जानदार इस दुनिया में हैं, उन तमाम जानदारों में से सबसे बदतर अल्लाह के नज़दीक वो काफिर हैं जो ईमान नहीं लाते। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उन काफिरों को बदतर कहा है, इसलिए कि वो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह की तकज़ीब करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदावत, बोझ, हसद और दुश्मनी और कीना रखते थे। इसलिए अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उन्हें सबसे बदतर करार दिया। इन्न शर्रद दवाब, बेशक जानदारों में से सबसे बदतर, इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक, अल्लज़ीना कफ़रू, वो काफिर हैं जो फ़हुम ला युमिनून, सो वो ईमान नहीं लाते। तो ये आज का हमारा सबक था, आयत 53 से 55 तक जो हमने पढ़ा है। उसके बाद इसको बच्चों याद करने के साथ साथ रकू नंबर 6 जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से करने हैं। चंद एक मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, उन्हीं को देख के बाकी भी
पूरे रुकू के शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि कुफ्फार के साथ मुकाबले की सूरत में मोमिनों को क्या हुक्म दिया गया है। आप अपनी बुक खोल लेंगे, बुक का पेज नंबर है 17। तो पहला सवाल जब ये है कि कुफ्फार से मुकाबले की सूरत में मोमिनों को क्या हुक्म दिया गया है, तो इसका जवाब इस पेज के पहली आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ये इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब है, इसका तर्जुमा। और फिर इसके बाद और शॉर्ट क्वेश्चन एक है, सूरतुल अनफ़ाल में मोमिनीन को किसकी इताअत करने का हुक्म दिया गया है। इसी ही आयत के आखिर में है वअतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने का हुक्म दिया गया है। फिर इसके बाद और सवाल है, सूरतुल अनफ़ाल में मोमिनीन को किन लोगों की मुशाबहत से बचने का हुक्म दिया गया है। तो इसका जवाब दिया गया है, तीसरी लाइन है वला तकूनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रियाअन नास, वो काफिरों की मुशाबहत इख्तियार करने से, जो दिखलावे के लिए निकलते थे, उनकी मुशाबहत इख्तियार करने से मना कर दिया गया है। आगे सवाल है कि कुफ्फार किस राह से लोगों को रोकते हैं, तो उसका जवाब इसी तीसरी लाइन में है वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल्लाहु बिमा यामलूना मुहीत, कि वो अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। तो बच्चों ये इस तरह से पूरे रकू में से आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, बाकी सबक भी आपने याद करना है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं सर रिजवान। हमारा मज़मून मुतालिया पाकिस्तान है और इसका आज का उन्वान है पाकिस्तान के दरिया, जिसमें हम पाकिस्तान के अहम तरीन दरियाओं के बारे में मालूमात जो है उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ दरिया सिंध जो है, जो हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 73 से स्टार्टिंग है, लास्ट लाइन में, बिल्कुल लास्ट लाइन में, और फिर पेज नंबर 74 और 75 इसी टॉपिक के तहत है पाकिस्तान के दरिया। तो चलें शुरू करते हैं। पाकिस्तान में दरियाओं का जो निज़ाम है वो बहुत हद तक दरिया सिंध के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर दरिया सिंध के साथ साथ इनके जो मुआवन दरिया हैं उनसे मुंसलिक है। जैसे कि पहले बच्चों आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो आबपाशी का सिस्टम है वो दुनिया में सबसे बड़ा सिस्टम जो है वो माना जाता है, जिसमें दरियाओं से लेके खेत तक जो मैकेनिज्म है, जो तकसीम कार है, वो इंतहाई आला दर्जे की है। लेकिन उस तमाम तकसीम कार को जो पानी हासिल होता है वो हमारे पास दरियाओं से हासिल किया जाता है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। पाकिस्तान में दरियाओं का निजाम दरिया सिंध के मशरकी और मगरबी दोनों अतराफ से दरियाओं, जो कि सूबा पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और कश्मीर के अलावा बलूचिस्तान के दरियाओं पर भी मुश्तमिल है, हमारे इस प्यारे मुल्क की जमीन को सैराब करते हैं। दरिया सिंध की बात करें तो दरिया सिंध जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, जो पाकिस्तान के वसी तरीन रकबे को और पंजाब के बहुत बड़े हिस्से को सैराब करता है। ये दरिया सिंध जो है ये चीन के इलाके तिब्बत से नमदार होता है, तिब्बत से निकलता है और गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ, बहता हुआ जिला अटक के मकाम पर पंजाब में दाखिल होता है। यानी पंजाब के साथ इसके मिलने का जो मकाम है वो जिला अटक है। इसके बाद शुमाल से जुनूब की तरफ, यानी शुमाल से जुनूब की तरफ, यानी इसका रुख ये होता है शुमाल से जुनूब की तरफ बहता हुआ
ये सूबा सिंध में दाखिल होता है। और सूबा सिंध में जहां पे ये दाखिल होता है उस मकाम का नाम जो है वो कोट मिटन है। और कोट मिटन में सिर्फ दरिया सिंध जो है वो सूबा सिंध में दाखिल नहीं होता, बल्कि अतराफ के जो दरिया हैं जिनको मावन दरिया कहते हैं वो भी यहाँ पे दरिया सिंध के अंदर जो है शामिल हो जाते हैं। वहां पे पंजनद हेड पंजनद जो है वो भी वहां पे तामीर किया गया है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। आप में से अगर कई बच्चे जो हैं वहां पे गए हो और उन्होंने वो सारा नज़ारा देखा हो तो दरिया सिंध अपने मावनीन दरिया से कोट मिटन के मकाम पे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। यहाँ से कोट मिटन से आगे दरिया सिंध जो है वो जुनूब की तरफ बहता है और आखिरकार जो है बहीरा अरब जो है उसमें जा मिलता है। अब दरिया सिंध के जो मावनीन दरिया हैं उनमें दरिया रावी है, सतलुज है, दरिया चनाब है और दरिया झेलम है। फर्दन इसकी भी डिटेल जो है आपको जो है साथ साथ देते जाएंगे। तो दरिया रावी जो है ये आपके पास पहला मावन दरिया है। तो दरिया रावी जो है ये कश्मीर की वादियों से निकलता है, कश्मीर के पहाड़ों से निकलता है और लाहौर भारत के अंदर से गुजरते हुए लाहौर के मकाम पर जो है ये मौजूद है। तो लाहौर दरिया रावी के किनारे पर ही आबाद है। आजकल ये दरिया जो है ये पानी से महरूम है। सिर्फ तुगियानी के दिनों में, सैलाब के दिनों में भारत जो है अगर वो अपने पानी छोड़ देती है तो फिर इस दरिया में पानी आ जाता है। अदरवाइज फिलहाल इसमें पानी जो है वो मौजूद है। दूसरा हमारे पास जो मावून दरिया है वो है दरिया सतलुज। दरिया सतलुज जो है ये कोहे हिमालय से निकलता है और भारतीय ये भी भारत से होके आता है, ये दरिया भी भारत से होके आता है। भारतीय इलाकों से गुजरता हुआ सुलेमान की कोहे सुलेमान के नजदीक जो है ये सुबह पंजाब में दाखिल होता है। तो कोहे सुलेमान जो है ये वो इलाका है जो वजीरिस्तान की पहाड़ियों के साथ मौजूद है और दर्रा बोलान जो है ये इसका एक अहम दर्रा है। और मरी की जो पहाड़ियां हैं ये कोहे सुलेमान के इलाके के जुनूब में वाक़ है। तो ये बहुत बड़ा इलाका है। वहां से ये होता हुआ जो है ये पंजाब में दाखिल होता है और पंजाब के मशरकी इलाके में बहता हुआ कोट मिटन के मुकाम पर दरिया सिंध से जा मिलता है। उसके बाद हमारा सबसे अहम दरिया जो है वो दरिया चनाब है। आपने दरिया चनाब का जो सोनी महिवाल का किस्सा है वो तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही मशहूर और मारूफ है। तो दरिया चनाब जो है ये कोहे हिमालय से नमूदार होता है और हेड मराला के नजदीक जो है ये सुबह पंजाब में दाखिल होता है। हेड मराला और हेड तरीनू जो है इन दोनों के नजदीक जाके ये दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ जंग हो जाते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं। और आखिरी दरिया जो है वो हमारे पास दरिया जेहलम है। तो दरिया जेहलम जो है ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन दरियाओं में इसका शुमार होता है। तो दरिया जेहलम जो है ये वादी कश्मीर से निकलता है और बहता हुआ जो मंगला डैम है उसके नजदीक एक मकाम है, वहां में दरिया सिंध के साथ जो मिल जाता है। तो अभी जो हमने आपके सामने पाकिस्तान के अहम दरियाओं के बारे में तो मालूमात जो है आपकी खिदमत में पेश की हैं। आपसे गुजारिश है कि घर में इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ें, याद करें और लाजमी लिख के देखें ताकि आपको लिखते हुए ये सबक जो है याद रहे। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।